बात कर रहे थे यूनिट 4 में हमने ए और डी पार्ट डिस्कस किया है, राइट जी? ए और डी पार्ट डिस्कस किया है। यस सर। आई होप कि टेस्ट लगा लिया। देखो टेस्ट का भी नहीं पूछे, अब पूछेंगे, टाइम निकल गया। अब जो हमें बात करनी है वो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन है। आई मीन कोई अगर टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, उसके पास किस तरीके की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू में 3 लोगों का ख्याल, 3 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हमारी सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें से एक शुलमैन है, जुगी डेंग एंड एलन ल्यूक है, और तीसरे हैबरमास है। इन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुलमैन के अकॉर्डिंग अगर नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन देखें, यानी टीचर एजुकेशन में अगर कोई आना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो उसको किस तरीके की नॉलेज की जरूरत होगी, किस तरीके का नॉलेज टीचर्स के पास होना चाहिए, या टीचर्स को जब प्रिपेयर किया जाए तो किस तरीके की नॉलेज उसके अंदर डेवलप करी जाए, किस तरीके के स्किल उसके अंदर डेवलप किए जाए। बिफोर आगे बढ़े, इससे पहले आपको मोटा मोटी बात याद रखना चाहिए कि जो पीसी के मॉडल है, यानी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज मॉडल है, और जो मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीआरए मॉडल कहते हैं, मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी मॉडल, है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो शुलमैन ने प्रस्तुत किया है ना। पिछले बार जब क्वेश्चन पूछा था तो अंधे लोगों ने टीपैक के ऊपर चैलेंज कर दिया था कि टीपैक का कॉन्सेप्ट जो है वो शुलमैन ने पेश किया है। भाई टीपैक नहीं, पीसीके का कॉन्सेप्ट सिर्फ टीपैक ने, आई मीन शुलमैन ने रखा है। हाँ, ये अलग बात है कि शुलमैन ने बाकियों को ये अंदाजा दिया, बाकियों को ये आइडिया दिया कि आप किस तरीके से पेडागोजी, कंटेंट, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तब जाकर के मिश्रा एंड कोहलर ने 2006 में टीपैक की अवधारणा पेश करी। सो टीपैक शुलमैन का नहीं है, शुलमैन का सिर्फ पीसी के है। उसमें जो टी कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी जो है, वो मिश्रा एंड कोहलर ने ऐड किया बेसिकली। तो ये सच है कि आइडिया जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है, वो शुलमैन से लिए गए हैं, लेकिन टीपैक शुलमैन का नहीं है। बहरहाल 2 कॉन्सेप्ट के लिए खास करके शुलमैन जाने जाते हैं। एक पीसी के मॉडल है, यानी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है, और दूसरा आपका मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी, दैट मींस पीआरए मॉडल है। देखिए, शुलमैन और साइक के मुताबिक अगर आप समझना चाहें कि इसकी आई मीन टीचिंग के लिए किस तरीके की नॉलेज की जरूरत है, किस तरीके की स्किल की जरूरत है, कौन पढ़ा सकता है, आई मीन कौन टीचर होगा। सो शुलमैन और साइक का कहना है कि द बॉडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, डिवाइस एंड वैल्यूज, कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एबिलिटी टू टीच। कहते हैं कि इंसान की समझ, उसकी स्किल, आई मीन उसकी कौशल या महारत, उसमें संलिप्त टूल या उपकरण, एंड जो वैल्यूज हैं, और आपका जो कैरेक्टर है, ये सब मिल करके किसी इंडिविजुअल के अंदर वो एबिलिटी पैदा करते हैं, वो एबिलिटी डेवलप करते हैं कि कोई इंसान पढ़ा सके। आई मीन जब हम टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि टीचिंग स्किल्स काफी है और टीचिंग स्किल्स की वजह से हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी इंडिविजुअल में कोई इंडिविजुअल टीचर तभी बनेगा, आई मीन कोई इंडिविजुअल पढ़ाने लायक या पढ़ाने योग्य तभी होगा जब उसके पास समझ होगी, जब उसके पास स्किल होगा, जब उसके पास उपकरण होंगे, आई मीन टूल एंड एप्लियंसेस होंगे, जब उसके पास वैल्यूज होगा, एंड कैरेक्टर इटसेल्फ होगा। तो ये तमाम चीजें मिल करके उस बंदे के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर ये एबिलिटी पैदा करेगा कि वो इंडिविजुअल पढ़ा सके, या पढ़ाने के काबिल हो जाए, या पढ़ाने के लायक हो जाए। Is it okay? Is it okay? Yes sir. So the body of understanding and skill, device and values, character and performance that together constitute the ability to teach. I mean ये तमाम चीजें मिल करके, यकजा रूप से मिल करके किसी इंडिविजुअल के अंदर पढ़ाने की योग्यता पैदा करते हैं, पढ़ाने के लायक बनाते हैं किसी को।
तो सुलमैन और साइट ने 1986 में एक पेपर लिखा जिसका नाम था नॉलेज एंड टीचिंग फाउंडेशन ऑफ द New reform. है ना, फाउंडेशन ऑफ द न्यू रिफॉर्म रिसर्च आर्टिकल उन्होंने सुलमैन और शाइक ने 1986 में लिखा, नॉलेज एंड टीचिंग फाउंडेशन ऑफ द New reform. बेसिकली, है ना। इसके अंदर उन्होंने बताया वही डेफिनेशन जो हमने ऊपर में दिया वो दिया, और इसके बाद उन्होंने बताया कि किसी भी इंडिविजुअल के पास टोटल 8 तरीके के नॉलेज होने चाहिए, और ये 8 तरीके का नॉलेज किसी भी इंडिविजुअल को इस लायक बनाएगा, इस काबिल बनाएगा कि वो पढ़ा सके। उस 8 नॉलेज में से पहला नॉलेज उन्होंने जो दिया वो जनरल लिबरल एजुकेशन है, जिसमें बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिंग, मैथमेटिक्स एंड बेसिक स्किल टू सॉल्व बेसिक रीजनिंग है। यानी पहली जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो लिबरल एजुकेशन का होना चाहिए, जिसमें आपको बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, पढ़ने लिखने, रीजनिंग, तर्क लगाने की बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कंटेंट नॉलेज इन द डोमेन इन विच टीचिंग विल अकर। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जाएंगे उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, उस सब्जेक्ट की आपको पकड़ होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलिटीज एक्सपर्टनेस कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आप में। एंड फिर उन्होंने कहा कंटेंट स्पेसिफिक पेडागोजिकल नॉलेज। यहाँ पे आपको बताया कि कंटेंट नॉलेज होना चाहिए जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कंटेंट स्पेसिफिक पेडागोजिकल नॉलेज होना चाहिए। मतलब राउंड पेजेस इन अ राउंड होल एंड स्क्वायर पेजेस इन ए स्क्वायर होल। आई मीन कंटेंट कैसा है, पेडागोजिकल अप्रोच उसी तरीके के होने चाहिए। यानी कंटेंट और पेडागोजिकल अप्रोच एक दूसरे के कंटेम्परेरी हो जाना चाहिए, एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हो जाना चाहिए, एक दूसरे को मैच करना चाहिए। यानी जिस कंटेंट को जैसी पेडागोजिकल अप्रोच सूट करेगी उसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन से लेसन को, कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कंटेंट के हिसाब से पेडागोजी क्या होगी, इस बात का नॉलेज टीचर को होना चाहिए। and general knowledge of pedagogical principle and practices which comes under the purview of principle of teaching and maxims of teaching। आप जो जनरल पेडागोजिकल प्रिंसिपल पढ़ते हैं, नोन से अननोन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस तरीके की जो बातें आप करते हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की जो बात करते हैं, तो एक टीचर्स को मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। इसके अलावा आपको करिकुलम का नॉलेज होना चाहिए, पाठ्यचर्या का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट की करिकुलम का तो नॉलेज एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट की करिकुलम का नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए Yes, sir. एटलीस्ट आपको अपने सब्जेक्ट के पेडागोजी का नॉलेज तो होना ही चाहिए, करिकुलम का नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। ये कह रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी का इल्म होना चाहिए आपके पास। मतलब क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चे की जो एबिलिटीज है, जो टैलेंट है, जो लर्निंग स्टाइल है, एंड जो इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर्स है, उसका इल्म एक टीचर को होना चाहिए। एंड परफॉर्मेंस स्किल, that means the ability to observe, ability to perform, ability to processing, ability to interaction, and ability to questioning, and ability to delivering, ये हमारी परफॉर्मेंस स्किल है। ये परफॉर्मेंस स्किल एक टीचर्स के पास होनी चाहिए। एंड लास्टली उन्होंने बात कहा फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग हिस्ट्री एंड पॉलिसी, philosophy and psychology, culture
and factors and professional ethics. एक टीचर्स को फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का नॉलेज होना चाहिए. दैट मींस फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. इसके साथ साथ हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए. डिफरेंट कल्चर्स का, क्रॉस कल्चर्स का, और उसमें जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं जो प्रैक्टिस को हिंडर करेगा, उसका इल्म एक टीचर्स को होना चाहिए. तो ये 8 तरीके की बेसिक नॉलेज उन्होंने बताई. आई मीन शुलमैन ने बताया कि कोई अगर टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है या कोई टीचर बनना चाहता है या किसी को टीचर बनाया जाए, तो उनमें ये 8 तरीके की इल्म, ये 8 तरीके की एबिलिटी जो है वो पैदा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो रियली में पढ़ा सकेगा, आई मीन टीच कर सकेगा. ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट रूप से, ये तमाम एक साथ मिलके यकजा होकर के किसी भी इंडिविजुअल को इस लायक बनाएगा कि वो पढ़ा सके. इज इट ओके? Yes, इज sir. इट ओके? सो बेसिकली एक उन्होंने बताया, पहला बताया उन्होंने General level knowledge, दूसरा बताया उन्होंने content knowledge, knowledge, एंड तीसरा बताया उन्होंने content specific बताया उन्होंने pedagogical Content knowledge, specific स्पेसिफिक पेडागोजिकल नॉलेज. चौथा बताया उन्होंने general general knowledge of knowledge of the pedagogical knowledge, principle and principle practice. and practical. पेडागोजिकल प्रिंसिपल. हाँ, एंड करिकुलम नॉलेज एंड understanding of student Understanding of students' diversity. है ना, यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्नर का नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं? साइकोलॉजी ऑफ लर्नर की नॉलेज होनी चाहिए जी. साइकोलॉजी ऑफ लर्नर का Yes, sir. नॉलेज होना चाहिए भाई. हाँ, एंड उसके साथ साथ Performance skill. परफॉर्मेंस स्किल होना चाहिए. हाँ, परफॉर्मेंस जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, क्वेश्चनिंग स्किल है, प्रोसेसिंग स्किल्स है, आई मीन कम्युनिकेशन स्किल्स है, और ये सब स्किल्स जो है वो एक टीचर्स के पास होनी चाहिए. एंड उसके साथ साथ जी, उसके साथ साथ फाउंडेशंस ऑफ प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कि हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी, कल्चर की का भी नॉलेज होना चाहिए. हाँ, तो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जितने हैं, चाहे हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, आई मीन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तो उसका नॉलेज होना चाहिए. साथ ही साथ डिफरेंट कल्चर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, जो प्रैक्टिसेस को प्रभावित कर सकते हैं. इन द सेम ईयर्स 1986 में उन्होंने नॉलेज के 3 कैटेगरी पेश किए. इन द सेम ईयर्स 1986 में ही उन्होंने नॉलेज के 3 कैटेगरी पेश किए, जिसमें से एक बताया कंटेंट नॉलेज, दूसरा बताया पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, एंड तीसरा बताया उन्होंने करिकुलम नॉलेज. सो 1986 में उन्होंने दूसरे पेपर लिखे, और दूसरे पेपर्स के माध्यम से उन्होंने बताया कि नॉलेज के 3 फेसेस हैं, आई मीन 3 पहलू हैं, या नॉलेज 3 तरीके के हो सकते हैं बेसिकली. एक बताया कंटेंट नॉलेज, जो विषय वस्तु का ज्ञान है, आई मीन जो मवाद है, जो टॉपिक है, उसका इल्म है. एंड पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, दैट मीन्स पेडागोजी कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, पेडागोजी एंड कंटेंट दोनों का नॉलेज होना चाहिए, दैट मीन्स पीसी के. एंड करिकुलर नॉलेज, आई मीन करिकुलम का नॉलेज होना चाहिए. सो यहीं से 1986 से वो कॉन्सेप्ट जो है वो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एक्सप्रेशन निकल करके आया. पीसी के बेसिकली, जो कि हम आज एप्रिशिएट कर रहे हैं पीसी को, और उस पर आधारित करके विषय को 2006 में टीपैक की अवधारणा पेश करी बेसिकली. 1987 में शुलमैन और साइक ने फिर से अपनी उस पेपर को, क्या नाम था पेपर का क्या नाम था? Knowledge and teaching Knowledge and teaching foundation of the new reforms. Knowledge and foundation, teaching of the new reform. Foundation of the new reform. फाउंडेशन ऑफ द न्यू रिफॉर्म. उसको उन्होंने 1987 में रिवाइज किया, और रिवाइज करके 8 की जगह पे उन्होंने बताया कि 7 तरीके का नॉलेज आपको होना चाहिए.
8 की जगह पे 7 7 तरीके के नॉलेज होने चाहिए। और थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी कम करी उन्होंने, जो स्टेटमेंट थे उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी उन्होंने कम करी, जिसमें से पहला उन्होंने बताया उन्होंने कंटेंट नॉलेज बताया उन्होंने। दूसरा बताया जनरल पेडागोजिकल नॉलेज। जनरल पेडागोजिकल नॉलेज क्या है? जनरल पेडागोजिकल नॉलेज क्या है? अभी बताए हैं ऊपर में जी। कॉमन पेडागोजिकल नॉलेज होना चाहिए हर तरह के फाउंडेशन ऑफ सब्जेक्ट। एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल अरे फाउंडेशन नहीं, वो तो 7वां में आएगा, नॉलेज ऑफ पर्पसेस में। अभी ना बोल रहे थे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अभी तो बात कर रहे थे ना जी, अभी तो बात कर रहे थे भाई मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की। ये क्या है? जनरल पेडागोजिकल नॉलेज तो है जी। सर यहाँ जो जनरल पेडागोजिकल नॉलेज है वो वहाँ पे कंटेंट नॉलेज के स्थान पे यही आया है। नहीं, कंटेंट नॉलेज अलग है, कंटेंट नॉलेज अलग है। देखिएगा चौथा नंबर पॉइंट देखिए, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज अलग है ना। यहाँ पर जनरल पेडागोजिकल नॉलेज जो है वो यहाँ से आया है। देखो यहाँ से जनरल पेडागोजिकल नॉलेज है, ये देखिए, जनरल नॉलेज ऑफ पेडागोजिकल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, वो वाला है ये। जहाँ पे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, जो जनरल टीचिंग के प्रिंसिपल हैं, जो जनरल टीचिंग के मैगजीम्स हैं, जो जनरल आइडियाज हैं पढ़ाने के, वो हमारा जनरल पेडागोजिकल नॉलेज है बेसिकली। इज इट ओके? यस सर। यस सर। एंड इसके अलावा उन्होंने बताया करिकुलर नॉलेज, जो कि पहले भी था, है ना। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज पहले भी था, एंड नॉलेज ऑफ लर्नर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका बन करके आया कहां से? ये देखिए, ये छठा पॉइंट। सो ये बताया नॉलेज ऑफ लर्नर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये आपका नया जुड़ा है, नॉलेज ऑफ educational context. That means teachers should have the ability to contextualize the curriculum, and not only contextualize the curriculum, but also teacher should have the ability to contextualize the example, and not only contextualize the examples, but also teacher should have the ability to contextualize the curriculum actually. And that is why he has talked about knowledge of educational context. जी भाई। यस सर। अब एगो दिल्ली से पढ़ करके टीचर गया बिहार में, वहां जो है वो बेचारे अंग्रेजी में बता रहे हैं। अब बच्चा गांव का जान रहा है, गिदरवा जान रहा है, अब उसको गिदरवा पढ़ा ही नहीं रहा टीचर, तो आपको लगता है कि बच्चा सही एग्जाम्पल समझ पाएगा जी? नो सर। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्चुअलाइजिंग ऑफ द करिकुलम, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग ऑफ द एग्जाम्पल्स एक्चुअली। यू शुड हैव टू आल्सो कॉन्टेक्चुअलाइज द कंटेंट एक्चुअली। इसलिए शुलमैन ने, और आज देखिए कॉन्टेक्चुअलाइजिंग ऑफ करिकुलम पे कितनी बहस है। तो ये जो एबिलिटी है वो टीचर्स के अंदर होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज करने की, किस पर्सपेक्टिव में, कहाँ, किस परिप्रेक्ष्य में, किस तरीके के समाज में, किस तरीके की लोकेलिटीज है, उनको ध्यान में रख करके हमें करिकुलम को कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहिए, एग्जाम्पल को कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहिए, कंटेंट को कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहिए, तब टीचिंग सक्सेस होता है। सो उन्होंने जो बताया वो एक ये नया उन्होंने जोड़ा एक्चुअली। एंड नॉलेज ऑफ पर्पस, एजुकेशनल वैल्यूज एंड देयर फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल जो बेसिस है, वो तो आपका वही फिलॉसफी है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, यानी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल जो आपका फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है,
वो वही है एक्चुअली में, सिर्फ शब्दों को चेंज किया गया है बेसिकली। तो मेजर जो चीजें जब उन्होंने रिफॉर्म किया, आई मीन जब उन्होंने बदला कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं जब उन्होंने बदली, तो सबसे जो मेजर चेंजेस किया, जो एडिशन किया, वो नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है। अब कोई बताएगा कि कौन वाला गायब हो गया? क्योंकि पहले 8 था, अब 7 हो गए। चलो एक नजर दिखाते हैं, उसके बाद पहचान के बताओ। देखो ये हमारे पास 8 है, ये देखिए 8 है हमारे। परफॉर्मेंस स्किल गायब हुआ था सर। परफॉर्मेंस स्किल गायब हुआ। सही कह रहे हैं भाई ये जी। यस सर। परफॉर्मेंस स्किल को उन्होंने गायब किया बेसिकली, इसी वजह से 8 की जगह पे 7 हो गए, और कुछ की टर्मिनोलॉजी चेंज किए। सो कंटेंट नॉलेज, जनरल पेडागोजिकल नॉलेज एंड करिकुलर नॉलेज, करिकुलर नॉलेज एंड पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट जो नॉलेज, कंटेंट नॉलेज चेंज किया सर। and knowledge of knowledge of learners and their characteristics, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट चेंज किया। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट लाया नया। लाया, सातवां में क्या किया? सातवां में क्या किया जी? knowledge of purpose, educational purpose and educational। क्लियर है यहाँ तक जी? अरे क्लियर है? आगे यस बढ़े? सर। हाँ। सो कंटेंट नॉलेज का मतलब तो समझ ही गए। कंटेंट का मतलब है कि जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका आपको प्रचंड विद्वान होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड कंटेंट नॉलेज। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का मतलब बता ही गया कि पेडागोजी और कंटेंट दोनों का अमलगम होना चाहिए, यानी जैसे को तैसे, जिस कंटेंट को जो पेडागोजी सूट करेगी उस हिसाब से पढ़ाएंगे। जनरल पेडागोजिकल नॉलेज में हमने बात करी है आपसे, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, जनरल क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, और ये सब हमारा जनरल पेडागोजिकल नॉलेज है। करिकुलम नॉलेज में करिकुलम का नॉलेज होना चाहिए ऑफ कोर्स। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में पेडागोजी और कंटेंट का दोनों का अमलगम होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लर्नर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सीखना जानना पड़ेगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी मैच्योरिटी की लेवल क्या है, और लर्निंग कैसे होता है, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इसका इल्म होना नॉलेज ऑफ लर्नर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा आपको कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, आई मीन लोकेलिटी कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आई मीन ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, ये तमाम तरीके की कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हमने बताया कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब का इल्म होना बेसिकली नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एम्स है। क्लियर है यहाँ तक बातें जी? यहाँ तक बातें क्लियर है भाई जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं सुलमैन की इस थ्योरी को। कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं। सुलमैन ने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पेश किया बेसिकली, जिसको हम लोग सुलमैन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कहते हैं। उन्होंने ये जो हम रिवीजन का देखा कि 1986 में ही लिखा, और फिर 1986 में ही दूसरे 3 फेसेट ऑफ नॉलेज लाए, और फिर 1987 में उन्होंने रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म करके 7 तरीके की नॉलेज की बात की। अब ये तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने समराइज किया और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पेश किया, जिसको हम लोग सुलमैन का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कहते हैं। सुलमैन के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो उनको 3 तरीके के नॉलेज होनी चाहिए, 3 तरीके के इल्म होनी चाहिए। एक तो जनरल आई मीन 7 नॉलेज बेस है जिसका इल्म होना चाहिए, जो कि आपको टीचर प्रिपेयर करते वक्त आपके अंदर डेवलप किया जाना चाहिए। 2 हमारा जनरल नॉलेज है, और तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, यानी टीचर्स को पीआरए मॉडल का नॉलेज होना चाहिए, जिसके माध्यम से टीचर पढ़ाएगा बच्चों को बेसिकली। तो कोई भी टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है, कोई भी टीचर बनना चाहता है, तो उसको 3 तरीके का नॉलेज होना चाहिए। एक तो 7 नॉलेज बेस होना चाहिए, 2 जनरल नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, और तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी, दैट मींस पीआरए मॉडल का हमें नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए।
7 तरीके की नॉलेज की बात अभी हम लोग 1987 में ऑलरेडी करके आ चुके हैं, जिसमें से कंटेंट नॉलेज था हमारा। दूसरा क्या था भाई? जनरल पेडागोजिकल नॉलेज, उसके अलावा क्या था? करिकुलम Curriculum नॉलेज knowledge, और pedagogical 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 knowledge, and learner and their characteristics, characteristics, and educational context, and purposes, नहीं, educational purposes, Educational whether purposes. in philosophy, sociology and history and psychology, and हाँ, एंड दूसरा जो जनरल नॉलेज हमने बताया, इसमें 2 बातें हैं। एक तो आपको ये कि आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एंड व्हाट यू मीन बाय डीप नॉलेज? Deep knowledge here refers to that teachers should have the ability to not only explain the particular concept that is underlying the topic, but also teachers should have the ability to extend their concept. Teachers should have the ability to add something in the context, I mean content. That is why this is called content knowledge with the deeper insight of the particular concept. So content knowledge, I mean deep content knowledge का मतलब है, यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो content knowledge है वो ऑलरेडी ऊपर में आ चुका है कि आपको अपने सब्जेक्ट का पकड़ होना चाहिए, प्रचंड विद्वान होना चाहिए। यहाँ जो कंटेंट है वो इस बात को रेफर करता है कि टीचर को सिर्फ और सिर्फ जो करिकुलम या पाठ्यक्रम में, आई मीन जो बुक में दिया गया है या सिलेबस में दिया गया है कॉन्सेप्ट, सिर्फ उसका नॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके आप टीचर हैं, कैसे चीजों को ऐड की जा सकती है, फर्दर चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसे नई कॉन्सेप्ट या नई अवधारणा ऐड की जा सकती है, इसका इल्म होना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड कंटेंट नॉलेज विद डीपर इनसाइट। एंड लास्टली करिकुलम डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। ऊपर में हमने कहा कि करिकुलम का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं जी, यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, आप अपने सब्जेक्ट में कैसे करिकुलम डेवलप करेंगे, इसका इल्म आपके पास होना चाहिए बेसिकली। एंड मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग को हम अलग से देख रहे हैं। ये देखिए मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग है, जिसमें उन्होंने बताया कि टीचर जो टीचिंग की शुरुआत करेगा वो कंप्रीहेंशन से शुरू करेगा, कंप्रीहेंशन पे आएगा, यानी टीचर पहले खुद जो सब्जेक्ट मैटर है उसको समझेगा टीचर। ऐसा नहीं है कि टीचर को अपने बोर्ड पर लिखने नहीं आ रहा है, पहुंच जा रहे हैं भाई हम बीपीएससी तैयारी वाले हैं, हम फलाने वाले हैं, हम चिल्लाने वाले हैं। भाई पहले अपने सब्जेक्ट को समझो, सब्जेक्ट आपका क्या है, कंटेंट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनाइए। जिस पर्टिकुलर लेसन को नेक्स्ट करने के लिए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर लेसन का पहले अपने प्रचंड विद्वान बनिए। जो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुलमैन कह रहे हैं कि टीचर्स को पहले कंप्रीहेंशन करना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की समझ पहले टीचर्स खुद के अंदर बनाएगा, बनाने के बाद वो इंस्ट्रक्शन देगा। बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ एक्टिव टीचिंग, डिस्कवरी और इंक्वायरी, आपका जो तरीका भी हो, यहाँ पे दरअसल हम बच्चों से इंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद फिर आपका इवैल्यूएशन होगा, एंड इवैल्यूएशन के फलस्वरूप आपका जब आप इवैल्यूएशन आपका होगा तो कुछ ना कुछ नॉलेज, आई मीन कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाले जाएंगे, कंक्लूजन जनरेट किया जाएगा, जिसपे रिफ्लेक्शन किए जाएंगे, चिंतन मनन किया जाएगा, विचार विमर्श किए जाएंगे और फिक्र किए जाएंगे, और फिर उसके आधार पर नई कॉम्प्रिहेंशन यानी नई समझ टीचर डेवलप करेगा, और फिर टीचर आई मीन इंस्ट्रक्शन के स्टेज में आएगा। सो इस तरीके से पीआरए मॉडल कॉन्टिन्यूअस वे में चलता रहता है। इसमें जो एक कंपोनेंट्स है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको आप देख रहे होंगे कि वो बीच में है और हर स्टेज में वो इंटरसेक्ट कर रहा है, आई मीन प्रतिच्छेद कर रहा है हर एक स्टेज को, हर एक स्टेज में शामिल हो रहा है। कारण ये कि टीचर किसी पर्टिकुलर मुहूर्त का इंतजार नहीं करेगा कि मुहूर्त निकलेगा तो कंटेंट की डिलीवरी होगी। टीचर इस बात का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि हर स्टेज में जहां जहां पे टीचर्स को लगता है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जहां पे टीचर्स को लगता है कि पढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो स्टेप कोई सा भी हो, स्टेजेस कोई सा भी हो, टीचर्स वहीं पे कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने लगेगा,
वहीं पे कंटेंट की डिलीवरी करने लगेगा। दैट इज वाई ट्रांसफॉर्मेशन को बीच में रखा गया है और बाकी तमाम स्टेज से उसको इंटरसेक्ट कराया गया है। आर यू गेटिंग भाई? यस सर। ए बाबू, Yes, sir. हाँ, अरे पता सब बोलो ना जल्दी जल्दी, बाकी सबको क्या हो गया, मुंह में लड्डू रख लिए हो जी? Yes. बुड़बक लड़का सब। Sir. हाँ, सो बेसिकली ये PRM मॉडल है, जहां पे सबसे पहला कंपोनेंट से आपका जी, पहला कंपोनेंट से आपका जी, कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला कंपोनेंट से आपका Comprehension, sir. कॉम्प्रिहेंशन, फिर दूसरा है, Comprehension. फिर दूसरा है, अरे इंस्ट्रक्शन। भाई दूसरा बोलो ना यार, Instruction. इंस्ट्रक्शन, एंड तीसरा है आपका इवैल्यूएशन। Evaluation. Evaluation. इवैल्यूएशन, एंड इवैल्यूएशन के उसका बाद reflection. 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 एंड रिफ्लेक्शन। New comprehension. कॉम्प्रिहेंशन। न्यू कॉम्प्रिहेंशन। New New comprehension. comprehension करेंगे. कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, सेंटर में रख रहे हर हैं। एक स्टेज में शामिल कर रहे हैं, सेंटर में रख रहे हैं। क्योंकि टीचर हर एक स्टेज में कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेगा, हर एक स्टेज में कंटेंट की डिलीवरी करेगा, लेकिन 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 एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं पूछे। अगर एसोसिएशन में दिया, एक तरफ कंपोनेंट दिए, दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन दिया, वेल एंड गुड, लेकिन अगर सीक्वेंसिंग तय करने के लिए दे दे तो क्या करेंगे बताओ? अगर सीक्वेंसिंग तय करने के लिए दे दिया जाएगा कंपोनेंट्स को तो कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन वाला का तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना भाई, कहाँ पे रखे कहाँ पे नहीं रखे जी? जी सर। कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? यस सर, यस सर। जी. आधा लोग तो सूत रहा है, उसको पता नहीं चल रहा कि यहाँ चल कहाँ रहा, चल क्या रहा है। आधा से Yes, sir, ज्यादा yes, पता yes. नहीं चल रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। भाई मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है हर स्टेप को, तो अगर हायरार्की तय करने के लिए आ जाए, मतलब सीक्वेंसिंग तय करने के लिए आ जाए, तब तो हम गड़बड़ा जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं। सुलमैन ने अपनी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में मामला को क्लियर कर दिया। देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। सर प्लीज रिपीट वंस अगेन, आपका आवाज जी? ब्रेक हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगर जो PRM मॉडल है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बीच में रखा गया है, उसको यानी बीच में रखा गया है, और हम देख पा रहे हैं कि वो हर एक स्टेज को इंटरसेक्ट कर रहा है, हर एक पहलू को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब अगर सीक्वेंसिंग तय करने की बात आएगी, क्रम तय करने का बात होगा, तो अकॉर्डिंग टू मॉडल हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को कहाँ पे रखें। होगा ना भाई जी? यहाँ देखो होगा ना, इसके अकॉर्डिंग तो कंफ्यूजन पैदा होगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको सीक्वेंसिंग दे दी गई है, इस सीक्वेंसिंग को आप याद रखिए जी। सीक्वेंसिंग आपको दे दी गई है। पहला हमारा कंपोनेंट्स है यहाँ जी, पहला कंपोनेंट है Comprehension, हमारा sir. कंप्रीहेंशन, दूसरा है हमारा Transformation. Transformation को सब सेकंड में करते हैं. हाँ, एंड तीसरा हमारा है Instruction. Instruction. चौथा हमारा है Evaluation. Evaluation. एंड पांचवा हमारा है Reflection. रिफ्लेक्शन, एंड छठा हमारा है जी New New comprehension. comprehension. न्यू कॉम्प्रिहेंशन। जब फर्दर एक्सटेंस किया गया तो उसने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन हर एक स्टेज को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए हम उसको बीच में रखते हैं। लेकिन रिजिडिटी अगर आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली है कि एसोसिएशन वाला सवाल आपसे पूछेगा, एक तरफ कंपोनेंट्स और अरे बंद करो पंचा है। मोस्ट प्रोबेबली है कि जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो एक तरफ कंपोनेंट्स और दूसरी तरफ उसके एक्सप्लेनेशन रहेंगे। आपको एसोसिएट करना है, आपको जोड़ना है उससे, और ऐसा रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर सीक्वेंसिंग की बात होती तो कंफ्यूज हो सकते थे, जो कि उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में क्लियर कर दिया। आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा। क्लियर है
क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. आगे आइए, नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो हम नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन देख रहे हैं, जुंगी डेंग एंड एलन ल्यूक के मुताबिक देख रहे हैं। ये साहब जुंगी डेंग है एंड ये साहब एलन ल्यूक हैं। दोनों ये प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन है, ये भी प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन है, आई मीन स्पेशलाइजेशन करिकुलम एंड पेडागोजी का है, जुंगी डेंग साहब का और एलन ल्यूक साहब का। जुंगी डेंग साहब अभी भी जिंदे हैं, एलन ल्यूक साहब 2-3 साल पहले इस दारफानी से वफात कर गए। जुंगी डेंग साहब अभी भी हैं इस दुनिया में। इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इन दोनों ने मिलकर के एक पेपर लिखा जिसका नाम था सब्जेक्ट मैटर डिफाइनिंग एंड थ्योराइजिंग स्कूल सब्जेक्ट। ए बाबू, Yes, sir. यस सर। क्या था? Subject matter Subject matter Subject matter Defining defining and and categorizing categorizing school school subjects. subjects. हाँ, सब्जेक्ट मैटर डिफाइनिंग एंड Subject matter थ्योराइजिंग। defining and हाँ जी, थ्योराइजिंग स्कूल सब्जेक्ट। बाद में इस पेपर को उन्होंने अपने ही किताब जो कि सेज हैंडबुक ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन कहलाती है, उसमें उन्होंने बाद में पेज नंबर 66 से 87 अगर आप देखेंगे तो बाद में उन्होंने अपने ही किताब में इसको जगह दिया। पहले इन्होंने एक पेपर के तौर पे लिखा था, एक रिसर्च पेपर आर्टिकल के तौर पे लिखा था, जिसका टाइटल बनाया था उन्होंने सब्जेक्ट मैटर डिफाइनिंग एंड थ्योराइजिंग स्कूल सब्जेक्ट। डिफाइनिंग एंड थ्योराइजिंग स्कूल सब्जेक्ट। School subject. बाद में हमने कहा कि इन दोनों साहब ने किताब लिखी जिसका नाम था सेज हैंडबुक ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। उसमें उन्होंने इसको जगह दे दी, यानी कि उन्होंने अब किताब का चैप्टर बना दिया। जुंगी डेंग और एलन ल्यूक साहब अपनी इस पेपर के माध्यम से नॉलेज के 3 फेसेस पेश किए, आई मीन 3 पहलू पेश किए, आई मीन 3 फेसेट ऑफ नॉलेज इन्होंने प्रस्तुत करे दूसरी दुनिया के सामने। कहा कि एक टीचर्स को 3 फेसेट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, आई मीन किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट का, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का किसी भी टीचर को 3 फेसेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस का तालिबे इल्म हूँ, आई मीन स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उसके पेडागोजी और बायोलॉजी के 3 फेसेट का नॉलेज होना चाहिए, जिसको लोगों ने कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज दिया है, कहा है। इसी वजह से जुंगी डेंग एंड ल्यूक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों साहब ने मिलकर के 3 कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पेश किया। 3 कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पेश किया। 3 Knowledge. पेश किया, 3 कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पेश किया। 2020 का जो मुझे पहला क्वेश्चन मिला था पेपर 2 का, वो यही क्वेश्चन था, 3 कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। डेन एंड ल्यूक ने 3 कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पेश किए। कई सब्जेक्ट, कई डिसिप्लिन और कई सब्जेक्ट की एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस को उन्होंने एग्जामिन किया, एनालिसिस किया, और उस एग्जामिन और एनालिसिस के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी टीचर्स के पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 3 फेसेस, आई मीन 3 कॉन्सेप्शंस का नॉलेज, जी 3 कॉन्सेप्शंस का नॉलेज होना चाहिए बेसिकली जी। 3 कॉन्सेप्शंस का Yes, नॉलेज sir. होना चाहिए। हाँ, 3 कॉन्सेप्शंस का नॉलेज होना चाहिए। पहला उन्होंने बताया डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन उन्होंने बताया ऑफ नॉलेज। Conception of knowledge. Disciplinary conception of knowledge. डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। बाबू, पहला जो कॉन्सेप्शन उन्होंने बताया वो बताया डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज। मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, पहले जो एज इट इज स्टेटमेंट है जो कि असम्पशन रीजन बनेगा उसको देख लीजिए। कहता है डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज इट डिस्क्राइब कैनोनिकल नॉलेज इन स्टेबलाइज्ड डिसिप्लिन। किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो ऑलरेडी एस्टेब्लाइज्ड फैक्ट्स है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लाइज्ड फार्मूलाज हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लाइज्ड रूल रेगुलेशंस हैं, आई मीन
आई मीन जो प्रिंसिपल हैं, जो लॉज हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, उसका इल्म होना डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। बात समझ रहे हो भाई? बात समझे कि नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, मैं पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में जो ऑलरेडी आई मीन साइंस एजुकेशन में जो ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी आई मीन लॉज हैं, जो ऑलरेडी फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, एज अ टीचर मुझे उसका नॉलेज, जी मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए। और इसको हम लोग कह रहे हैं, और इसी नॉलेज को हम लोग कह रहे हैं, जी इसी नॉलेज को हम लोग कह रहे हैं concept of knowledge. सर इसी को शुलमैन ने कंटेंट नॉलेज कहा था। हाँ, कंटेंट नॉलेज का, यस। सो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो फैक्ट्स एंड फार्मूलाज अवेलेबल हैं, जो आई मीन जो ऑलरेडी चीजें बन चुकी है, जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसका नॉलेज आपको होना है, और इस नॉलेज को हम लोग डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं। क्लियर है डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज? जी Yes, sir. चल, दूसरा आइए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज। मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, फिर डायरेक्ट बात करता हूं। कहता है इट रिप्रेजेंट प्रोसीजरल नॉलेज that is derived from the wisdom of knowledge, a practical conceptions of knowledge that constitute knowledge in terms of knowing what to do in a practice and action, with an emphasis on the application of knowledge to practical, I mean to practical and socio-cultural problem. What it mean? Practical conceptions of knowledge talks about the applications of the disciplinary knowledge. The practical conceptions of knowledge talk about what the teacher knows, and teacher should have the ability and should have to practice that knowledge in a solving their problem. It means teacher should have the knowledge to solve their real life problem on the basis of disciplinary knowledge. कहने का मतलब ये है कि practical conceptions of knowledge कह रहा है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज कह रहा है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज कह रहा है कि जो इल्म है आपके पास, टीचर के पास जो इल्म है, जो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज में उसने पढ़ा है, जो ज्ञान है उसके पास, उस ज्ञान का इस्तेमाल रियल लाइफ में कैसे होगा, और उस ज्ञान के माध्यम से रियल लाइफ की समस्याओं को दूर कैसे किया जाएगा, इस बात का इल्म होना, इस बात का ज्ञान होना, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज। Is it okay? Is it okay or Yes, not? sir. Yes, sir. Yes. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ भाई? जो नॉलेज हमारे पास है उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, इसका ज्ञान होना। हाँ, जो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शंस में आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का आप कैसे समस्याओं को दूर करने के लिए, रियल लाइफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैसे उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज। दैट मींस जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज के माध्यम से आप कैसे समस्याओं का निदान करेंगे, कैसे समस्याओं को दूर करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। Yes. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. And the next is the experiential conceptions of knowledge, and this is based upon the basic ideas of John Dewey and school and school as the miniature of the society, and school is the laboratory to society. जॉन डेवी के इस आइडिया पे आधारित है आपका एक्सपेरिएंशियल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज, जिसमें जॉन डेवी ने अपनी किताब स्कूल एज एन एक्सपेरिमेंट टू सोसाइटी एंड स्कूल एज मिनिएचर टू सोसाइटी में उन्होंने जैसा कि जिक्र किया। क्या जिक्र किया, क्या बात निकाली जाए एक्सपेरिएंशियल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज से? देखिए, ये बात हम सब जानते हैं, ये बात हम सब जानते हैं
कि जो नॉलेज एक्सपीरियंस के माध्यम से हासिल किया जाता है वो नॉलेज लंबे अरसे तक याद किया जाता है, आई मीन याद रहता है। इज इट राइट और नॉट? जो नॉलेज हम अपने Yes, सेंस sir. के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के Yes, बेसिस sir. पे अचीव करते हैं, वो नॉलेज एक्चुअली में लंबे अरसे तक याद रहता है। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू डेवी, knowledge and ideas emerge only from the situation in which the learner had to draw out of experience that had meaning and importance to them. मतलब वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपका जो आपके जो सब्जेक्ट है, आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं, उसको कैसे एक्सपीरियंस के माध्यम से आप ट्रांजेक्ट करेंगे बच्चों के, कैसे एक्सपीरियंशियल तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे, बच्चा कैसे एक्सपीरियंस के माध्यम से नॉलेज गेन करेगा थ्रू देयर सेंसेस। इस बात का इल्म होना चाहिए एक टीचर को, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ जी नॉलेज। एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। तो जुंगी डेंग साहब और एलन ल्यूक साहब, इन दोनों ने बेसिकली एक पेपर लिखा जिसका नाम था सब्जेक्ट मैटर थ्योराइजिंग एंड स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल नहीं सब्जेक्ट। उसमें उन्होंने बताया 3 कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज, यानी टीचर्स के पास 3 तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। पहला उन्होंने बताया डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज। डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज, दैट मींस आपको अपने सब्जेक्ट का प्रचंड विद्वान होना चाहिए। एंड दूसरा बताया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है आपके पास, उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे रियल लाइफ की समस्याओं को दूर करेंगे, इस बात का इल्म होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज। एंड तीसरा एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज, जो कि डेवी के मैंने बताया कि 2 किताब पे आधारित है, जिसमें डेवी कहते हैं कि जो नॉलेज एक्सपीरियंस के माध्यम से अचीव किए जाते हैं वो लंबे अरसे तक याद रहते हैं, लंबे अवधि तक याद रहते हैं। इसलिए टीचर्स को पता होना चाहिए कि कैसे एक्सपीरियंस के माध्यम से, सेंस के माध्यम से, बच्चों के सेंस इन्वॉल्व करके कैसे एक्सपीरियंशियल तरीके से कंटेंट को ट्रांजेक्ट किया जा सकता है, इसका इल्म टीचर को होना चाहिए। इज इट ओके? यस इज इट ओके? Yes, sir. तो कुल मिलाकर के ये 3 बातें हुई, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट बेसिकली। एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा अब जो है जुंगी, ये एलन ल्यूक साहब नहीं बल्कि जुंगी डेंग ने अलग से दूसरे पेपर में उन्होंने बात करी टीचर को और भी किस तरीके का नॉलेज होना चाहिए। वो जुंगी डेंग साहब, आई मीन जुंगी डेंग साहब का पर्सनल व्यक्तिगत ख्याल है। हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो एलन ल्यूक एंड जुंगी डेंग दोनों साहब है, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे वो सिर्फ डेंग साहब की बात करने जा रहे हैं, जो उनका व्यक्तिगत ख्याल है। उसमें डेंग साहब कहते हैं कि एक टीचर को लिबरल स्टडीज का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इट मीन लिबरल स्टडीज? मतलब एक टीचर्स को नॉलेज होना चाहिए कि वो कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करे, कैसे फ्रेम करे और कैसे ट्रांसफर करे क्लास में जी, बच्चों में कैसे अवेयरनेस पैदा करे, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पैदा करे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करे, कैसे बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे। एक टीचर्स को इस बात का नॉलेज होना चाहिए और इसको डेंग साहब ने लिबरल स्टडीज का नॉलेज कहा जी, द नॉलेज ऑफ लिबरल स्टडीज। ये सिर्फ डेंग का ख्याल है। इज इट ओके? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। हमारी सिलेबस में जो दिया गया है वो जुंगी डेंग एंड एलन ल्यूक दोनों साहब है जिनकी बात खत्म हो चुकी है, जिनकी बात एक्सपेरियंशियल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज से खत्म हो चुकी है। अब हम सिर्फ Yes, और sir. सिर्फ डेंग साहब का जो व्यक्तिगत ख्याल है मैं उसकी बात कर रहा हूं। डेंग साहब कहते हैं कि लिबरल, एक टीचर्स को लिबरल स्टडीज का नॉलेज होना चाहिए। लिबरल स्टडीज मतलब एक टीचर्स को इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कैसे फ्रेम किया जा सकता है, कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजाइन किए जा सकते हैं, कैसे बच्चों में सोशल अवेयरनेस पैदा की जा सकती है, कैसे बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप किया जा सकता है। इस बात का इल्म होना चाहिए। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एबव, इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक टीचर को लॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, लॉजिक का नॉलेज होना चाहिए, एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ नॉलेज, मतलब
नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे स्ट्रक्चर दिया जाएगा। आई मीन वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च कैसे करेंगे। वो ये बात कह रहे हैं कि एक टीचर को इस बात का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, पेडागोजी का नॉलेज होना चाहिए, और सोशो कल्चरल का knowledge। सोशियो कल्चरल का नॉलेज होना चाहिए। मतलब knowledge about the relation between the society and cultures. I mean the relationship between knowledge, society and culture is called socio-cultural means the relationship between knowledge, society and culture. तो ये साहब थे जुंगी डेंग साहब, जिनकी ये दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, एक लिबरल स्टडीज और ये उसके बावजूद ये तमाम तरीके के नॉलेज होने चाहिए। ये जुंगी डेंग साहब का व्यक्तिगत ख्याल है, जबकि दोनों साहब का जो ख्याल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ। इज इट ओके? यस Is it सर, okay? बस लिबरल का yes. जो वर्ड है सर, वो लिबरल स्टडी में जो डेफिनेशन दिया लिबरल का, उससे कोई लेन देन